मित्रों नमस्कार। इधर आप लोग सोच रहे थे कि जो गोरखपुर का कार्यक्रम है, इस समय विधानसभा सत्र भी चल रहा है, किसान मित्रों के संबंध में अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो क्यों ना सदन में हमारी आवाज़ गूंजती। और एक विपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है कि सत्ता जिसके हाथ में होती है उसने क्या कहा है और वर्तमान में क्या कर रहे हैं, शासन व्यवस्था कैसी चल रही है, विपक्ष उस पर पूरी निगरानी रखता है। लोकतंत्र की यही आत्मा है और यही खासियत है। बिना विपक्ष के एक राजतंत्र जैसी व्यवस्था कायम हो जाती है। इसीलिए पूर्ण बहुमत की सरकारों में अक्सर यह खामी भी आंकी गई है कि वो मनमाने हो जाते हैं। विपक्ष की भूमिका अहम होती है। किसने क्या वायदे किए थे, क्या कहा था, उस पर वो कितना कसौटी पर खरा उतरा, इसकी निगरानी विपक्ष करता है। इधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो आश्वासन दिए गए, हमने लगातार उनसे संपर्क किया, वार्ताएं की। श्रीमान प्रमुख सचिव कृषि जी के स्तर पर, श्रीमान कृषि उत्पादन आयुक्त जी के स्तर पर भी हमारी बात पहुंची। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर आप जान ही रहे हो, हमारी सीधे भी वार्ता हुई है और हमारे तमाम साथियों के माध्यम से, माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी के माध्यम से भी हमारा संदेश उन तक पहुंचा है। ये सब बातें मैं बहुत बार आपसे कह चुका हूं। अब मेरा यह मानना है कि जब सदन चल रहा है तो क्यों ना इस मामले को सदन में उठाया जाए। मैंने अपनी बात को अन्य राजनीतिक दलों के समक्ष भी रखा है। अभी तक भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आस लगाए हुए थे। अब फरवरी में बहुत कम समय बचा है, आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद कुछ नहीं होगा। इसलिए सदन में हम अपनी बात को, आवाज़ को उठाएंगे और सरकार से यह पूछेंगे कि किसानों के हितों के लिए जो कार्रवाई की जा रही है, उन्हें गांव पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए किसान मित्रों की जो भूमिका थी, उसकी जगह पर आपके पास क्या विकल्प है। विकल्प तो आपके पास वास्तव में कुछ है नहीं। वजह यह है कि और काम जो कागजी कार्रवाई होती है या ऑफिशियल वर्क होते हैं, उसमें आप किसी को भी कोई काम दे देंगे, चलेगा। ज़मीनें तो किसानों के पास हैं, खेती का काम तो वही देख रहे हैं। तो ऐसे में आप कैसे किसी दूसरे से काम ले पाएंगे। किसान मित्र उनका नेतृत्व कर रहे थे, उनकी सारी खामियों को, उनकी गलतियों को, कम या ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग या पेस्टिसाइड का कम या ज़्यादा प्रयोग, मृदा स्वास्थ्य की स्थिति आदि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यह सारी जानकारियां विभाग तक पहुंचती थी, जो अब नहीं पहुंच रही। तो ये बहुत ज़रूरी बातें थीं जो विभाग तक पहुंचती थी, शासन तक पहुंचती थी, सरकार तक पहुंचती थी। और ये मामला कुछ ऐसा नहीं है जिसमें कुछ घोटाला हो गया है तो सरकार का नुकसान हो गया है। ये घोटाले का प्रश्न नहीं है, यहाँ सीधे जीवन का प्रश्न है। जहाँ पर लोगों की ज़िंदगी का सवाल हो, उसमें समझौता अच्छा नहीं है। अमेरिकन तो ये कहते हैं, इस दुनिया में कोई भी लॉस हो, लेकिन लाइफ लॉस से बड़ा कोई लॉस नहीं है। लाइफ लॉस सबसे बड़ा लॉस है और ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। किसान मित्रों की सेवा बहाली एक ही मात्र माध्यम है जिसके माध्यम से हमारी आवाज़ पूरे देश के किसानों तक पहुंचती थी। और वो स्वयं खेती करने वाला किसान था, किसी भी योजना को स्वयं इम्प्लीमेंट करता था अपने खेतों पर, लोग उसको देखते थे और सीखते थे। इसलिए इस योजना का स्थगित होना बहुत बुरा है। और अब हम सदन में सरकार से ये प्रश्न करवाने जा रहे हैं कि उन्होंने किसान मित्रों के संबंध में क्या कार्रवाई की। योग्यता और क्षमता के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे साथियों को अपडेट किया जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। और एक बात और,
खेती बाड़ी में जो रुचि 40 वर्ष या उसके बाद के लोग लेते हैं, कम उम्र के लोगों में इसमें रुचि कम होती है। अभी यंग एज का जो भी आदमी है वो खेती करना पसंद नहीं करता। वो या तो कुर्सियों पर बैठकर कुछ ऑफिशियल वर्क करना पसंद करेगा या उसके कुछ बड़े सपने होंगे। तो ऐसे बड़े सपने रखने वाले लोग मिट्टी से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। आप उनसे कहिए वर्मी कंपोस्टिंग कीजिए, केंचुओं की पलटाई कीजिए, नहीं हो पाएगा उनसे। लेकिन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिताने वाले लोग हैं, माने खेती बाड़ी से जुड़े हैं, गाय के गोबर से या भैंस के गोबर से, गौमूत्र से, उन्हें न तो घिन आती है न उसमें दुर्गंध आती है, आदी हो गए हैं। नई जनरेशन को आप कहीं भी देख लीजिए, वो पसंद नहीं करते ये सब करना। तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारे किसान मित्र हैं उनकी उम्र भी हो गई है और वो अब कहीं जाने लायक भी नहीं बचे, खेती बाड़ी अच्छे ढंग से कर सकते हैं और ये बेहतर विकल्प है। और इधर हम सदन में अपनी बात को उठाने वाले हैं कि किसान मित्रों की सेवा बहाली के संबंध में भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन पार्टी है, वो उसका जवाब दे और जवाब नकारात्मक न दें, उनको सही सही उत्तर देना चाहिए। और फिर मैं कहूँगा कहीं ना कहीं हमारे कृषि विभाग के अधिकारी भी ज़मीन तक नहीं जा रहे हैं, वो भी सीधे नौकरी में लग गए हैं और एक तरह से ये कहना कि एक नौकरशाह जैसा काम कर रहे हैं। वो किसानों के साथ वो लगाव नहीं रहा, वो अपना तो नहीं रहा, वो प्रेम नहीं रहा, खाना पूर्ति चल रही है। इसलिए किसान मित्रों की सेवा बहाली के संबंध में सरकार को अपनी ओर से निर्णय लेना चाहिए और विपक्ष यह बात रखे तब वो उस पर कार्रवाई करें। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं चुप था इतने दिनों तक, पर वो समय आ गया है। विधानसभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी जो हमारा मामला सदन में उठाते थे, स्वयं आज विधानसभा अध्यक्ष बन के बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के श्री केदारनाथ सिंह जी एमएलसी, वर्तमान में भी एमएलसी हैं, उनकी ओर से भी कुछ हो नहीं रहा है। वो ये कहते हैं कि मेरी अपनी सीमाएं हैं, मैंने अपने स्तर से प्रयास कर लिया है, महाराज जी से मैंने अपनी बात को रख दिया और एक बार नहीं कई बार रख दिया। अब वो अपने को निरुत्तर पाते हैं। एक वह दिन था, मुझे याद है, बसपा की सरकार थी और हम लोगों ने धरना दिया था विधानसभा गेट नंबर 3 के सामने। हमारा जो धरना चल रहा था 68 दिनों का हो चुका। उस बीच में श्री केदारनाथ सिंह जी एमएलसी साहब स्वयं चल करके हमारे मंच पर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो आज यह दिन न देखने पड़ते। मेरा उनसे यह प्रश्न है कि आज तो आपकी सरकार है, क्या जवाब है आपके पास? श्री हृदय नारायण दीक्षित जी से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि बात तो सही है, मैं मामले को उठाता था, मुझे याद है। क्या आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा? मैंने कहा बिल्कुल कहा है। आप भी कह लीजिए। उन्होंने कहा बिल्कुल कहेंगे। और आपको वो पुरानी बात याद दिलाना चाहूँगा जिसमें उन्होंने यह कहा था कि मैं तो जजमेंट करने के लिए बैठा हूँ, मैं जज बन के बैठा हूँ, मैं आपकी आवाज़ को उठा कहाँ सकता हूँ, कोई उठाए तो फिर मैं उस पर निर्णय दूँ। तो शायद यह उचित समय है। पक्ष उठाए विपक्ष उठाए मायने नहीं रखता। हाँ, आप जज की कुर्सी पे हैं तो हम किसी से भी ये प्रश्न उठवाते हैं और मैं आदरणीय दीक्षित जी से यह कहूँगा कि वो जज की कुर्सी है, न्याय की कुर्सी है और हमारी आवाज़ को जब कल उठा रहे थे आप, तो निश्चित रूप से आपको लगा होगा कि ये पीड़ित लोग हैं और सही और जेन्युइन लोग हैं, तो आप हमारी बात को सुनेंगे। तो अब इस मामले को मैं उठवा रहा हूँ, सदन में उठ रहा है, हमारे कुछ विधायकगण उठाएंगे इसको। उसमें आप इस बात पर ध्यान न दीजिएगा कि किस पार्टी के हैं। बात सही हो तो चाहे जो व्यक्ति कह रहा हो उसकी बात को माना जाना चाहिए। परम आदरणीय श्रद्धेय परम सम्मानित प्रदेश भर के आवाम का फैसला सुनाने वाले माननीय दीक्षित जी, विधानसभा अध्यक्ष जी, मैं हाथ जोड़कर करबद्ध हमारी प्रार्थना है, आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। जब आपके सामने यह मामला आएगा तो सही सही निर्णय सुनाइएगा। जिस निष्ठा के साथ आप हमारी आवाज़ को पहले उठाते थे सदन में, मैं उसी भावना के साथ आपका उत्तर सुनना चाहूँगा और यह चाहूँगा कि 52,000 लोगों के परिवारों को एक बार पुनः आप रोजगार देने का काम करें। तो अब मुख्य बात जिसके लिए मैंने आपको यह वीडियो दिया
और ये क्लिप हमने बनाई वो यह है कि अब सदन में किसान मित्रों का मामला गूंजेगा। अब फैसला भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदा किया है उसका है। मामला न्याय का है। मामला यह है कि वास्तव में किसानों की कितनी हितैषी यह सरकार है और सारा दारोमदार माननीय मुख्यमंत्री और श्री हृदयानंद दीक्षित जी जो हमारे जज हैं उनके ऊपर है। तो मामले को हम सदन में देखते हैं, दोनों सदनों में उठाने का प्रयास करेंगे। लोगों से कहेंगे हमारे माननीय विधायकगण चाहे जिस पार्टी के हों वो हमारा साथ दें और इस आवाज़ को बुलंद करें। इन्हीं सब बातों के साथ पूरे प्रदेश के और पूरे देश के किसान मित्रों, फार्मर फ्रेंड्स, किसान दीदियों को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें इतना स्नेह दिया है, इतना प्यार दिया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। आज हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन्हें हम ये कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। आप लोगों के कमेंट्स जो आते हैं हम उसका उत्तर भी देते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं एक एक कमेंट का उत्तर देता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि जो भी आपकी हमसे आशाएं हैं या जो हमसे संभावित प्रश्न हैं उनका मैं सही सही उत्तर दूं। मैं पूरी निष्ठा के साथ पूरे देश के फार्मर फ्रेंड्स को, उत्तर प्रदेश के किसान मित्रों को सेवा बहाली के लिए और फार्मर फ्रेंड्स को मानदेय और नियमितीकरण का जो मुद्दा है उस पर पूरी लगन से लगा हूं और यह उम्मीद करता हूं कि देश का सबसे बड़ा संगठन, किसानों का संगठन, किसान मित्रों का संगठन बनकर एक दिन सामने आएगा। और जिस दिन किसान इस देश का नेतृत्व करेगा, जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने इस देश में किसानों के हितों में काम किया और वो किसानों के मसीहा कहलाए। किसान सम्मान दिवस मनाया जाता है उन्हीं के नाम पर। तो वो किसानों के बेटे जब देश का नेतृत्व करेंगे या उनकी आवाज़ उठेगी और उनके हितों के बारे में सोचा जाएगा तो देश एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। एक बार पुनः चैनल को सब्सक्राइब करना, लोगों तक शेयर करना न भूलें। विधानसभा में और विधान परिषद में किसान मित्रों की सेवा बहाली का मामला उठेगा और सरकार को सही जवाब देना होगा, क्योंकि अब तक जितने भी लोग फ़ोन करते हैं या इधर उधर से पता करते हैं उन्हें अलग अलग बातें बताई जाती हैं और सिर्फ कोरा आश्वासन मिलता है। तो सदन में जो जवाब होगा उसमें झूठ नहीं हो सकता। अधिकारियों से भी मैं कहूँगा कि आपने जो रिपोर्ट्स दी हैं मैंने कहीं ना कहीं उनको देखा है, ईमानदारी से रिपोर्ट दें और उसमें यह न सोचें कि हमें क्या मिल रहा है। मैं भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की बात को कहीं नहीं उठा रहा। कहीं ना कहीं प्रयास तो किया गया है लेकिन भ्रष्टाचार ना ख़त्म हुआ है और ना शायद वो कभी ख़त्म होगा। लेकिन थोड़ा सा उसमें अगर कमी आप लोग कर देंगे तो शायद माननीय प्रधानमंत्री जी की आत्मा को शांति मिले, शायद माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा ईमानदारी पे आ जाइए और किसान मित्रों की सेवा बहाली के लिए ईमानदारी के साथ एक बार और सिर्फ एक बार सोच करके, समझ करके, ईमानदारी से उनके पक्ष में कहना इसलिए आपको लगेगा कि शायद पक्षपात की बात है, पक्षपात की बात नहीं। ईमानदारी से रिपोर्ट लगा दीजिए, वो हमारे पक्ष में ही जाएगी, क्योंकि रोटी हमारी वजह से आप खा रहे हैं, किसानों की वजह से खा रहे हैं, दूध आप हमारे द्वारा पा रहे हैं, सब्जियां आप हमारे द्वारा पा रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ जा रहे हैं कि नहीं उन्हीं के बेटे हैं और वो ठीक काम नहीं कर पाते, उनके पास ज्ञान की कमी है। कितने लोगों ने एजी की पढ़ाई की है, कितने लोग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं। अभी तक तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 ही विश्वविद्यालय हुआ करते थे, अब संख्या बढ़ी है। तो कहाँ से एग्रीकल्चर ग्रेजुएट आए? बाकी तो सब किसान ही कर रहे थे और जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं भी वो कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड की कंपनी में, उर्वरकों की कंपनियों में या इधर उधर जॉब की तलाश में है और जॉब कर भी रहे हैं, खेती बाड़ी नहीं कर रहे। तो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने वाले लोग कुछ और दिशा में लगे हैं। वो थोड़ा सा धन इकट्ठा करना चाहते हैं, थोड़े से पैसे कमाना चाहते हैं, थोड़ा सा कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, थोड़ा सुख का जीवन बिताना चाहते हैं। लेकिन किसान तो जहाँ का तहाँ है। तो जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, जो अन्नदाता है, वो वास्तव में वहीं खड़ा है
और वो किसान मित्र के रूप में है, नेतृत्व कर रहा है, उसे अवसर दें, उन्हें अपडेट करें और वापस सेवा में लें। सदन में जब बात उठाई जाए तो आप लोग ईमानदारी से उनका साथ दीजिएगा। बस इतना ही कहना था। इन सभी बातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं एक बार पुनः ये संदेश देना चाहता हूँ कि किसानों की अगुवाई कर रहे किसान मित्रों को सम्मान देना शुरू कर दें। लोकसभा में हम आपके साथ हो सकते हैं। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वही बात कि हम नोटा का बटन दबाएंगे या विपक्ष का अगर हमें सहारा लेना पड़ता है तो मुझे तकलीफ़ ज़रूर हो रही है। खैर, आप ऐसा नहीं करेंगे तो पूरा जनमानस विपक्ष में जाएगा, नोटा का बटन दबाएगा और आपको तकलीफ़ होगी कि हमसे कहाँ गलती हुई। इसलिए मैं बार बार चेताता हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत्येंद्र कुमार मौर्य का प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपके अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा साथ देंगे। धन्यवाद।